हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेट दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस अगर पूछ लिए तो आपको किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए। तो हम चैप्टर वाइज कैलकुलेट दी फॉलोइंग डिस्कस करेंगे ताकि आपके इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के कैलकुलेट दी फॉलोइंग डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे, ठीक है। चले पहले चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। सर यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन की बात कर रहा है सर, अंडर वैल्यूएशन। तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे स्टॉक को मेरे को 100 रुपये कर रहा था, बट मैंने उसे 10% कम पर रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब मैंने उसे 90 रुपये पर ही रिकॉर्ड किया है। मतलब मेरे स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये होना चाहिए था, मेरे स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये होना चाहिए था, जिसमें से 10 रुपये मुझे अंडर वैल्यू करके उसे 90 में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो जो रिकॉर्डेड वैल्यू वो 90 है, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो मेरी क्या है, 90 है। तो अब इस 90 की वैल्यू को वापस मुझे 100 पर शिफ्ट करना है। तो इन दैट केस मुझे करना क्या होगा सर, मुझे यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की बात करोगे, जब भी आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की बात करोगे तो आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर लिखनी है वैल्यू, नीचे लिखनी है 100, मल्टीप्लाइड में लिखना है 100। ऊपर लिखनी है वैल्यू, नीचे लिखना है 100, मल्टीप्लाइड में लिखना है 100। अगर अंडर वैल्यूएशन तो माइनस करो, ओवर वैल्यूएशन तो प्लस करो। ओवर वैल्यूएशन है तो प्लस करो, अंडर वैल्यूएशन है तो उसे माइनस करो। तो यहाँ पर मैं माइनस का सिंबल डाल देता हूँ, यस सर। और यहाँ पर कितना परसेंट अंडर वैल्यू सर, 10%, ठीक है। मेरी वैल्यू कितनी दी है सर, 30,000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 90 नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया 100। अब आप इसको कैंसिल कर दिया, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 सा 9, 3 10 सा, यहाँ पर कितना आ गया, 30 एक्स्ट्रा लगा दिया, यस 10,000 आ गया, यस सर। अब 10,000 का इससे करो तो कितना आ गया सर, 1,00,000 रुपये आएगा, यस बेटा, डिवाइडेड बाय 3। यानी आपकी यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर बात करें तो 33,333 आपकी वैल्यू आ सकती है। यस सर, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई है। यस बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई कि 33,000, ठीक है, 33,000 यहाँ पर मेरी वैल्यू देखने के लिए मुझे मिलेगी। क्लियर, 33,333 मेरी यहाँ पर असेट्स की वैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यानी मुझे यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर निकालना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ए कंडीशन के हिसाब से भी निकालना है और बी कंडीशन के हिसाब से भी निकालना है। तो दोनों तक कंडीशन लिखिए कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑन बोथ द कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ द वैल्यू फर्स्ट में, सर पहली वैल्यू दी है 2,20,000 और सेकंड वाले में वैल्यू दी है सर 10,000, कोई दिक्कत नहीं। सर व्हाट इज़ द परसेंटेज गिवन, सर यहाँ पर आपको परसेंटेज दिया 12.5%। तो 12.5 मतलब 12.5/100, यस सर, 12.5 मतलब 12.5/100, इतना ले लिया, यस सर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना टाइम पीरियड दिया है सर, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, यस सर। और यहाँ पर कितना बोला है सर, 6 मंथ्स मतलब 6/12। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 12 से कैंसिल हो जाएगा, यस बेटा, यस, 0 0 0 0 कैंसिल। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, 2200 का 12.5 से मल्टीप्लाइड करना है। तो कैसे करेंगे सर, 2200 मल्टीप्लाइड बाय 125 पॉइंट को मैं यहाँ पर लास्ट में कंसीडर करूँगा। 0 0 एज इट इज़ लिखा, यस सर। 125 2 250 कैरी 25, 125 2 250, 250 प्लस 25 आ जाएगा 275। तो यहाँ पर मुझे 275,000 देखने के लिए मिल रहा है। कितना, 000 देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर 1 0 कम हो जाएगा, यानी मेरा यहाँ पर डिप्रिसिएशन आएगा 27,500। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इसी तरीके से डेप्रिसिएशन सेकंड का निकालने का। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। मल्टीप्लाइड तो 1250 यहाँ पर आएगा, यस सर। मल्टीप्लाइड करने पर 1250 आएगा, कैसे सर, 125 1 से 125 हो गया, यस बेटा।
और 2 जीरो आपको एज इट इज़ लगाना है, जिसमें पॉइंट की वजह से 1 जीरो आपका कम हो जाएगा। अब 6/12, तो 6/12 का सर मतलब क्या होता है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो कैन वी से आधा हो गया, यस। तो यहाँ पर आधा होने का मतलब क्या होगा, 625 रुपीज़ आपका यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ जा रहा है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम की। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019, यानी यहाँ पर हमको 1 सितंबर को साल क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अमाउंट क्या दिया है सर, 1500 रुपये अमाउंट दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रीपेड इंश्योरेंस अज्यूमिंग दैट द ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च। माय डियर, 31 मार्च 2019 को आपका साल ख़त्म हो रहा है और आपको यहाँ पर 1 सितंबर 2019 की बात करनी है। तो इसके बीच में कितना टाइम पीरियड आपने कंज्यूम किया, ज़रा देख लेते हैं। सब मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर के एक दिन है तो नहीं काउंट करेंगे, तो 5 महीना। यानी यहाँ पर कैसे करेंगे सर, प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 1500 इंटू 5 मंथ्स अपॉन 12, 5/12। सर कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, यस बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 500 आ गया, यस। अब 2 2 ज़ा 225 ज़ा, तो 250 आ गया। अब इसको भी कैंसिल, तो 250 इंटू 5 गया तो 1250, यस, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो यानी प्रीपेड आपका आ जाएगा 625 रुपये। 625 आपका यहाँ पर प्रीपेड देखने के लिए मिलेगा। कोई बात यह है कि इसमें सर, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत फ़िलहाल तो देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सर, देखो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले परचेज दिया 30,000 सर। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की, तो सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर सबसे पहला आएगा सर ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड बेटा। उसके बाद सर आता है परचेसेस, आता है माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद सर यहाँ पर क्रेडिट में आता है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस हो गए तो वो डेबिट में आ जाएंगे। यस, इतनी बातें समझ में आ गई। तो परचेसेस सर 30,000 बोला है, तो 30,000 मैंने लिख दिया डेबिट में। सेल्स बोला है 15, तो सर 15,000 लिख दिया मैंने क्रेडिट में। कैरिज इनवर्ड 2400, तो सर ये खर्चा है, खर्चा है तो सर डेबिट में आएगा कैरिज इनवर्ड। यस, हाउ मच सर, 2400 रुपया। यस, ओपनिंग स्टॉक 10,000, तो सर 10,000 रुपये मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। परचेज रिटर्न दिया 1,000, तो 1,000 मैंने माइनस करने का बात किया है, तो 3 में से सर 30 में से 1 गया तो बचा है सर 29,000। क्लोजिंग स्टॉक सर 36,000, और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर डैश कर दो, तो यहाँ पर बचा 15,000। ठीक है, अब टोटलिंग करते सर, तो 15 और 36 कितना होगा सर, 0 0 0 का, हाँ 6 5 11 80 लगाए, 51,000 हो गया सर। ये 51,000 आपने यहाँ पर भी लिखा, यस बेटा। अब आपका डेबिट का टोटल देखना है, तो सर डेबिट में कितना आ रहा है 10 और ये 39 और 2 400, तो सर 41,400 आ रहा है, यस बेटा। तो 51,000 में से 41,400 आपको करना है माइनस, तो सर इधर आ गया 600, सर इधर 0, तो 10 में से 9 आ गया और इधर आ गया, तो सर 9,600 आपका अमाउंट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का। यहाँ पे लिखना 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, यानी इस सम के अंदर आपको 9,600 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, दैट इज आई कैलकुलेट द फॉलोइंग का। क्या दिया देखिए, बोरोड लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये का मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया है। कब लिया है सर, अक्टूबर में। तो सर 2 लाख रुपये का लोन है, तो यस सर अक्टूबर में लिया सर, अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कैन वी से 6 मंथ्स, यस सर। तो 6/12, व्हाट इज़ द रेट ऑफ परसेंट सर, 15%, तो 15/100। तो सर मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट निकल सकता है, यस बेटा आपका इंटरेस्ट निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, अगर मैं इसको कैंसिल तो 1,000 आएगा, 15 इंटू 1000 मतलब 15,000 रुपये मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन निकलने वाला है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के कैलकुलेट दी फॉलोइंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चालू करने वाले चैप्टर नंबर 2, दैट इज नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अगर हम इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया है सर, पहला दिया है इनकम कॉलम दिया है, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्सपेंडिचर कॉलम दिया है एंड मुझे यहाँ पर कह रहा है सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए। तो सर आपने बताया था जब एनपीओ कराने के टाइम पे कि सर सरप्लस कैसे निकालते हैं, तो सरप्लस निकालने के लिए आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम का बड़ा होना ज़रूरी है। यानी कैन वी से सर सरप्लस निकालने के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यस सर। सर जिस तरीके से आपने सरप्लस डिस्कस किया था तो क्या उसी तरीके से डेफिसिट भी होगा? यस एब्सोल्युटली राइट। बट यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन इनकम, एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा होने वाला है। और अगर आप डेफिसिट की बात करो तो डेफिसिट के लिए एक्सपेंडिचर माइनस इनकम ये फंडा इस्तेमाल होने वाला है। अब इसी को हमको यहाँ पर इस्तेमाल करके इस टेबल को ड्रॉ अप करना पड़ेगा। सबसे पहला सम लेते हैं। सर हमारा इनकम दिया 10,000, एक्सपेंडिचर नहीं पता है और डेफिसिट हमको दिया है 5,000। तो सर यहाँ पे सरप्लस का लगेगा कि डेफिसिट का लगेगा? सर यहाँ पे डेफिसिट का लगेगा। तो बेटा डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो, डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। सर मुझे डेफिसिट दिया है 5,000 रुपीज़। यस बेटा 5,000 लिख दिया। एक्सपेंडिचर सर नहीं दिया है और इनकम दिया है मुझे 10,000 रुपीज़। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये माइनस 10,000 इस तरह की क्या आएगा? प्लस 10,000। तो 5,000 प्लस 10,000। तो मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना आ रहा है सर? सर यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है 15,000 रुपये। तो क्या मेरा पहला सम सॉल्व हो गया? यस सर आपका पहला सम सॉल्व हो गया जहाँ पर आपकी एक्सपेंडिचर वैल्यू आ गई 15,000। कोई बात है क्या? नहीं सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सेम इनकम यहाँ पर दिया 8,000 रुपये, एक्सपेंडिचर नहीं पता बट यहाँ पे 4,000 रुपये सरप्लस का है बेटा, सरप्लस। तो यहाँ पर हम सरप्लस का फंडा इस्तेमाल करेंगे। सर सरप्लस का फंडा कैसे इस्तेमाल करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सरप्लस में लिखा 4,000 रुपये, इनकम में लिखा 8,000 रुपये, एक्सपेंडिचर अननोन है। अब 8,000 प्लस में इधर के क्या आएगा? माइनस। तो 4,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू माइनस ई। तो सर यहाँ पे माइनस 4,000 आ जाएगा। यस बेटा माइनस 4,000 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल को तो आपका एक्सपेंडिचर सर यहाँ पर आ रहा है 4,000 रुपये। तो सर ये हो गया आपका 4,000 रुपये एक्सपेंडिचर। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्का जैसा सम चल रहा है सर। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर हमें इनकम नहीं दिया है, एक्सपेंडिचर नोन है और सरप्लस आपको दिया 8,000 रुपये। तो सर सरप्लस का फंडा लग जाएगा। यस बेटा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सरप्लस में 8,000 रुपये, इनकम सर नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये। सर माइनस 15 इधर के क्या हो जाएगा सर? प्लस 15 हो जाएगा। तो 8,000 प्लस 15,000 तो सर इनकम कितना हो जाएगा? तो माय डियर यहाँ पर इनकम कितना होगा? 23,000। 8 प्लस 15 कितना होगा? 23,000 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यस सर इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है यस। कंप्लीट द फॉलोइंग बोलेगा तो टेबल वापस से आपको ड्रॉप करके जहाँ जहाँ पर आपने वैल्यूज़ निकाली वहाँ पर आपको बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। चौथे सम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्थ सम बोलता है 7,500 रुपये आपका इनकम है और एक्सपेंडिचर आपको 9,000 है। तो सर इनकम 7,500 रुपया है और एक्सपेंडिचर आपको 9,000 रुपया दिया है। तो सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यस बेटा अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डेफिशिट। तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा सर? डेफिशिट। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 9,000 रुपये में से 7,500 रुपया माइनस कर दो तो 1,500 रुपया आपका क्या हो गया सर? डेफिशिट हो गया। तो यहाँ पे लिखने का 1,500 रुपया, ब्रैकेट में लिखने का डेफिशिट। कोई दिक्कत नहीं सर। सेम सर यहाँ पर भी इनकम 15,000 है, एक्सपेंडिचर 11,300 है। तो सर इनकम हो गया 15,000 रुपये और एक्सपेंडिचर हो गया 11,300। तो सर इनकम बढ़ा है। यस बेटा इनकम बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे सर? सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस। तो यहाँ पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सर इनकम दिया 15,000 रुपये, एक्सपेंडिचर दिया 11,300। तो सर अगर मैं माइनस करता हूँ तो 3,700 आता है क्या? यस बेटा 3,700 आता है। ब्रैकेट में लेने का सरप्लस। आई होप आपको सरप्लस और डेफिशिट के इस टेबल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज़ बोलता है सैलरी पेड। अभी हमको सैलरी पेड के बारे में बात करनी है। तो सर सैलरी पेड में क्या कर सकते हैं?
बेटा सैलरी लिखा, यस इनर कॉलम में। अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे, प्रीपेड है तो माइनस करने का, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा ये मेरा पूरे साल का सैलरी होने वाला है, यानी इट इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर द एंटायर ईयर। तो सर यहाँ पर टोटल बोला है 1100 रुपये, 1100 रुपये आपको टोटल बोला है। प्रीपेड यहाँ पर दिया, तो सर प्रीपेड प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। आपको प्रीपेड कितना दिया, 100 रुपये, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा सर, तो 1100 में से 100 रुपये आप माइनस करते हो तो 1000 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस बेटा। तो सेकेंड सम की तरफ बढ़े। सब प्रीपेड 2700 रुपये टोटल है और एक्सपेंडिचर 2000 दिया है, एंड प्रीपेड का अमाउंट अपने को निकालने के लिए कहा गया है। तो माय डियर, टोटल माइनस प्रीपेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर साल का, यस। टोटल दिया 2700 रुपया, प्रीपेड मिसिंग है, एक्सपेंडिचर दिया 2000 रुपये। अब करना क्या है सर, 2000 प्लस को इधर लेके आओ माइनस में, तो 2700 रुपया माइनस 2000 रुपया, सो क्या सर 700 रुपये आएगा, यस बेटा। माइनस प्रीपेड उधर आके प्लस प्रीपेड हो जाएगा, यानी मेरा प्रीपेड का अमाउंट यहाँ पर आएगा 700 रुपया। कितना आएगा सर, 700 रुपये आएगा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं थर्ड सम की, 8250 और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है 6650। फिर से आपको प्रीपेड निकालने बोला, तो क्या सेम चीज़ें निकाल सकते हैं, यस सर सेम चीज़ें निकालना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रीपेड निकालने की कोशिश करता हूँ। 8250 माइनस 6650, 0 5 पे से 5 गया 0, 12 में 6 गया 6, 7 में, तो यहाँ पर 1600 रुपये मेरा यहाँ पर प्रीपेड का अमाउंट आ जाने वाला है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है आपके प्रीपेड रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है बेटा। तो 1200 प्लस 200, 1200 प्लस 200, तो सब 1200 प्लस 200 अगर किया तो 1400 रुपये मेरा एक्सपेंडिचर आ जाने वाला है। बात दिक्कत नहीं है सर। बात दिक्कत आएगी आपको जब रिवर्स करना होता है सब। सर टोटल है, उस टोटल में आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब इस सब में आपको टोटल नहीं दिया है, तो टोटल एज इट इज़ लिखो। आउटस्टैंडिंग से 600 रुपया दिया है और एक्सपेंडिचर 5100, तो 600 प्लस का बेटा माइनस कर दे, तो 5100 माइनस 600, तो सर मेरे को टोटल मिलेगा 4500। तो यहाँ पर लिखोगे 4500, यस सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके का यहाँ पर भी करोगे, टोटल प्लस आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। नाउ क्वेश्चन में छठे में टोटल दिया 800, आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं दिया, एक्सपेंडिचर दिया 2200, तो 800 प्लस का बेटा माइनस कर दे, कितना आएगा 2200 माइनस 1800, तो मेरा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा सर 400 रुपया। तो यहाँ पर आपको लिखना है 400 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रेंट रिसीव्ड की तरफ बढ़ने वाले। रेंट रिसीव्ड, अब यहाँ पर पैसा लेने की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो भी एडवांस होगा ना बेटा, ये एडवांस, इसको हम लोग एज अ प्रीपेड मानेंगे, और प्रीपेड को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो भी अक्कड़ है उसको हम लोग क्या मानते हैं सर, आउटस्टैंडिंग मानेंगे, क्योंकि देने के टाइम पे पैसा देना बाकी है, लेने के टाइम पे पैसा लेना बाकी है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर दिमाग देने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ पहले सब में, तो आपको टोटल अमाउंट दिया है, यस सर, उसमें से एडवांस माइनस कर दो, तो 1300 में से 200 रुपये एडवांस माइनस किया, सर 1300 में से 200 रुपये एडवांस माइनस किया, तो 1100 रुपये मेरा इनकम हो जाने वाला है। दैट्स इट। बात आती है दूसरे में, टोटल दिया है, यस सर, एडवांस क्या करना है सर, माइनस करना है, एडवांस माइनस करना है, तो आपको मिलेगा इनकम फॉर द ईयर। सर टोटल नहीं दिया है, इस सब में एडवांस 400 रुपया दिया है सर, यस सर, और इनकम दिया 1400 रुपया, तो सब माइनस 400 को इधर के प्लस 400 हो जाएगा, 1400 प्लस 400, तो माय डियर कितना होता है बेटा, 1800 रुपये आपका टोटल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखना है आपको 1800 रुपये, यस सर। सेम इसी तरीके का कैलकुलेशन दूसरे में भी देखने के लिए, टोटल माइनस एडवांस इज इक्वल टू इनकम। इस बार टोटल 2650 है, एडवांस का अमाउंट दिया नहीं है और इनकम दिया 2000 रुपया। अब क्या करना, 2600 प्लस में माइनस कर दो, तो माइनस ए इज इक्वल टू 2000 माइनस 2650, तो माइनस ए, तो 2600 में से 2000 क्या तो बचेगा सर 650 रुपया,
माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरा एडवांस आ जाएगा 650 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा 650 रुपये मेरा एडवांस आ जाएगा। सर इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आपको रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग क्या करना है सर, प्लस करना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू इनकम देखने के लिए मिलेगा आपने कितना रिसीव किया सर। इस सब में कहीं पर भी रिसीव बोला नहीं है सर। यहाँ पर चौथे में आउटस्टैंडिंग अपने को बोला 290 रुपया और इनकम बोला 3190। सब प्लस का माइनस कर दो, चलेगा क्या बेटा, चलेगा क्या, दौड़ेगा बेटा, रफ्तार में दौड़ेगा। तो माइनस क्या, तो 990 तो 2900 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2900 रुपये। ठीक है, यस सर। सेम यहाँ पर भी 1700 रुपये अक्कड़ है। अपने को अक्कड़ का अमाउंट दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है, 2100 रुपये कह रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, सेम रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू इनकम। रिसीव दिया है सर 1700 रुपया, आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, इनकम दिया 2150। 1700 को प्लस को माइनस कर दे बेटा, तो 2150 माइनस 1700, तो सर यहाँ पर आएगा मेरा 450 रुपया आउटस्टैंडिंग। यस बेटा, तेरे को लगता है 450 आएगा, तो आंसर भी 450 ही आएगा। और लास्ट वाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 2600 माइनस 500, तो 2600 माइनस 500 आपका अमाउंट आएगा 2100 रुपये। आपका टोटल इनकम रिसीव हो जाएगा। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि टेबल बनाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से की होगी तो। अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेट दी फॉलोइंग की। कैलकुलेट दी फॉलोइंग में क्या कह रहा है, पहला दिया है 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000 फॉर 3 मंथ्स। तो माय डियर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यस सर। बट व्हाट इज योर अमाउंट सर, 50,000 इज माय अमाउंट। व्हाट इज योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10%। एंड सर कितने महीने के लिए बोला, 3 महीने के लिए। तो बेटा बहुत आसान सब है, 0000 से कट गया। यस, 3 1 जा 3 4 जा, 5000 को 4 से डिवाइड करो तो सर आएगा 1250 रुपये। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। फिर बात करते हैं 12% इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 ईयर। अब यहाँ पर मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालना है। तो सेम अमाउंट 80,000। व्हाट इज योर रेट, 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 12/12, तो 12 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 12×8 = 96, तो 960 और 20 था तो 9,600 आपका अमाउंट आ जाएगा। सर एकदम मस्का जैसा सामने सर, एक एक मार्क पूरा मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। तो भाई साहब सर आपने ना कॉन्सेप्ट और महारिविजन में दोनों में बताया था कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड करते समय आपको क्या करना है। सर क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी प्लस आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये फॉर्मेट आपने बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, 5,000 रुपीज़। व्हाट इज योर परचेसेस, 7,000 रुपीज़। सर व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बिल, सर 12,000 रुपये। और सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 1,000। अगर आप इसको प्लस माइनस करते हो तो क्या आएगा, तो 5 + 7 12, 12 12 24, 24 में से 1,000 गया तो सर 23,000 रुपया आ गया मेरा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, सैलरी दिया 10,000, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कि माइनस होता है, सब प्लस होता है। कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना सैलरी डेबिट करोगे। तो सर अभी आपने बताया कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, टोटल सैलरी। और जो टोटल सैलरी मिलेगा वही चीज़ आप यहाँ पर क्या करने वाले, डेबिट करने वाले हो। तो सर व्हाट इज योर सैलरी, 10,000। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, तो बेटा तेरा टोटल सैलरी कितना आ गया, 15। तो अब ये 15,000 को ही तू क्या करेगा, डेबिट करने वाला है। यस सर। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स बोला है। अब यहाँ पर अमाउंट आपको दिया नहीं है, लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 बोला है, 45,000 आपका आउटर में अमाउंट आ रहा है। अब मेरे को ज़रा बात करनी है डेप्रिसिएशन की। सर आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं।
सर अमाउंट के ऊपर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अपॉन 100। यस सर। तो व्हाट इज़ अ डेप्रिसिएशन? सर मेरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया 5,000 रुपये। फिलहाल मुझे यहाँ पर अमाउंट मेंशन नहीं किया है, बट आई नो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस सर 10/100। तो अमाउंट को रखते हैं साइड में 5,000। अब 10/100 को साइड चेंज करते क्या आएगा सर? 100/10 आएगा। अब आपके लिए यहाँ पर अमाउंट निकालना कहीं गुना आसान हो चुका है। 0 0 कैंसल, 5,000 इंटू 10 किया तो सर 50,000 मेरा यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट आ जाने वाला है। यस सर, ये हो गया मेरा लाइब्रेरी बुक्स का अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कैलकुलेट द फॉलोइंग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन की। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि सरेंडर वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही रेयर पूछे जा सकते हैं, लेकिन दिया तो है तो करना तो पड़ेगा। वी कैन नॉट इग्नोर कि नहीं कर सकते, यस करना तो पड़ेगा। क्या देते हैं देखिए, ए और बी देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। मतलब सर ए और बी 2 पार्टनर है। यस, तो ए का रेशियो क्या है सर? ए का रेशियो है 1/2 और सर बी का रेशियो भी क्या है सर? 1/2। सर क्यों? क्योंकि 1:1 दिया तो 1/2 हो गया। सी एडमिट होता है, तो सी के एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर ए ने अपने कुछ शेयर को क्या किया है? सरेंडर किया है, एंड बी ने अपने कुछ शेयर को सरेंडर किया है। तो ये वाला जो वैरायटी है ये सरेंडर ऑफ शेयर से रिलेटेड है। सरेंडर, जब आप शेयर को क्या कर रहे हो सर? सरेंडर कर रहे हो। इन दैट केस आपको यहाँ पर पता करना होगा कि ए ने कितना शेयर सरेंडर किया है, ये तो हमको दिया ही है। तो यहाँ पर हमें पता करना है सरेंडर किया है तो ए ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो ए का सेक्रीफाइस भी आपको निकालना होगा और यहाँ पर बी का सेक्रीफाइस भी आपको निकालना होगा। और उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? तो सेक्रीफाइस रेशियो इन केस निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो में, क्या बोला बेटा? ओल्ड रेशियो में आपको उसका सेक्रीफाइस यानी जो चीज़ें उसने सरेंडर की है उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर इस हिसाब से ए का ओल्ड रेशियो 1/2 है, बी का 1/2 है। अगर मैं बात करूं ए के सरेंडर शेयर की तो 1/4 होने वाला है और बी का सरेंडर शेयर 1/5 होने वाला है। तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाने वाला है, 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाने वाला है। यानी यहाँ पर आपको रेशियो दिया 1/8 और 1/10। अगर मैं बात करूँ सर आगे के कैलकुलेट, तो हमको यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए हमें उसका सी का शेयर भी निकालना पड़ेगा। तो सर सी को कितना हिस्सा मिलेगा? तो बेटा सी का हिस्सा कैसे आएगा पता है? कि ए ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा, ए ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस दोनों को ऐड करना है बेटा। ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। सर ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो 10 1 जा 10, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। हमने सर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर 2 9 जा 240 जा, ठीक है। तो 9/40 यहाँ पर सी का हिस्सा आ जाने वाला है। यानी सी यहाँ पर कितना हिस्सा कैरी करेगा सर? 9/40 का हिस्सा यहाँ पर कैरी करने वाला है। हमें यहाँ पर बोला कि सर नया रेशियो निकालिए। किसका नया रेशियो निकालना है सर? सर नया रेशियो निकालना है ए का, बी का, सी का। तो अगर मैं बात करूँ न्यू रेशियो की, तो याद होगा आपने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस सर हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइस हमको पता है, हमें न्यू निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? न्यू यहाँ पर लेके जाऊँगा, सेक्रीफाइस यहाँ पर। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब ए का न्यू रेशियो क्या आएगा? बी का न्यू रेशियो क्या आएगा? ए का ओल्ड रेशियो दिया सर 1/2, बी का ओल्ड रेशियो दिया 1/2, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8 और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/2। 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6/16। यस सर 6/16 आ जाने वाला है। अब बात करें कैंसिलेशन को, तो यहाँ पर सर कैंसिल करके मिलेगा 3/8। सेम 10 1 जा 10, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 10 जा 20। तो यहाँ पर सर आएगा 8/20। अगर देखो
यहाँ पर डिनोमिनेटर 40 है, तो अगर मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाइड करूँ तो सर b का मेरे को 16/40 आ रहा है क्या सर, इसका भी डिनोमिनेटर 40 हो चुका है। अब इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाइड करूँ तो 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, तो यहाँ पर भी मेरे को 40 देखने के लिए मिल रहा है। यानी अगर मैं बात करूँ ए बी सी के रेशियो की, अगर मैं बात करूँ ए बी और सी के रेशियो की, तो सर यहाँ पर कितना रेशियो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर कितना रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सर ए का हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा 16 और सी का यहाँ पर हो जाने वाला है 9। तो यहाँ पर आपको रेशियो मिलेगा 15:16:9 का रेशियो देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप की वैरायटी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन आपको करना तो एक बार करना पड़ेगा। जो चीज़ें मैंने सिखाई आप उसको एक बार रिटर्न में कर लोगे तो आपके वो चीज़ें चांदी चांदी हो जाने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। अनिका एंड राधिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। दे डिसाइडेड टू एडमिट सानिका इन द फॉर्म 1/5 शेयर। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ द सानिका एंड राधिका। तो माय डियर, ये नॉर्मल सम है, हर सम में आपको इस तरह के कैलकुलेशन देखने को मिले थे, इसलिए आपको यहाँ पर टेंशन आने वाली नहीं है। सर अगर बात करें अनिका के, तो अनिका का शेयर क्या है सर, 5/6। और सर राधिका का शेयर क्या है, तो बेटा राधिका का शेयर है 1/6। 5:1 है ना, तो 5 + 1 कितना होगा 6, तो 5/6 1/6। अब आगे की बात अगर हम लोग करते हैं तो मुझे यहाँ पर पता करना है कि सानिका का शेयर क्या है। तो सर सानिका का यहाँ पर शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा 1/5। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप निकालना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 तो सर कैसे निकालना है, 1 माइनस सानिका का शेयर, जो नया पार्टनर आया ना बेटा उसके शेयर को आपको क्या करना है, माइनस करना है। फिर 1 - 1/5। तो सर कैसे करेंगे, 5 में से एक हिस्सा सानिका लेकर जा रही है, तो बचा हुआ कितना सर है, 5 × 1 = 5, 5 - 1 4, तो सर बाकी का हिस्सा हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब मैं बात करूंगा न्यू रेशियो की। क्या बात करना सर, न्यू रेशियो। तो सर न्यू रेशियो कैसे आता है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। तो सर अनिका का कितना, बेटा अनिका का ओल्ड रेशियो दिया है 5/6 इनटू बैलेंस ऑफ 1 4/5। अगर मैं राधिका की बात करूं तो 1/6 और बैलेंस ऑफ 1 बेटा कितना दिया 4/5। तो सर यहाँ पर 5 4 = 20, 6 5 = 30, 4 1 = 4, 6 5 = 30। ये दो रेशियो तो आ गया। अब मैं यहाँ पे सानिका का रेशियो क्या करने वाला है, सिर्फ एडजस्ट करना है। सर सानिका का रेशियो क्या 1/5 है, तो अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर सर 30 आ रहा है, तो 5 के टेबल में 30 कब आता है, 6 टाइम में, 5 6 = 30, तो ऊपर भी 6 ले लो। तो यानी यहाँ पर मेरे को न्यू रेशियो क्या देखने के लिए मिलेगा सर, यहाँ पर न्यू रेशियो आपको देखने के लिए मिलेगा 24 और 6, 24 और 6। सर इसको और छोटा कर सकते हैं क्या बेटा, यस कर सकते हैं, 10:2:3। तो ये 10:2:3 आपका हो गया न्यू रेशियो। बट सर हमें तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था सर, हमें तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो बेटा वही करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अनिका का ओल्ड रेशियो क्या है सर 5/6 और राधिका का कितना है 1/6। न्यू रेशियो की बात करें तो हमारा आएगा 10/15 और राधिका का आएगा 2/15। 15 5 = 75, 6 10 = 60, 15 6 = 90। तो अगर बात करें तो 15/90 यहाँ पर आपको रेशियो मिलेगा। 15 1 = 15, 6 2 = 12, 90, तो यहाँ पर मिलेगा 3/90। तो सर हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है 15:3। तो कैन वी से 5:1 विल बी आर सेक्रीफाइस रेशियो। यस सर आप इसे कह सकते हैं। ये वाली चीज़ें हमने महारिविजन में भी प्रैक्टिस की है और ओल्ड जो अपना 1 शॉट लेक्चर था उसमें भी प्रैक्टिस की हुई है। अब यहाँ पर हमें बात करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ना है। प्रमोद और विनोद दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो दिया 3:2। तो सब प्रमोद का 3/5 हो जाएगा, यस बेटा, और विनोद का 2/5 हो जाने वाला है। ओके। आफ्टर द एडमिशन ऑफ रमेश के आने के बाद उनका रेशियो बन जाने वाला है 4 3 और 2। मतलब आफ्टर एडमिशन
प्रमोद का 4/9, विनोद का 3/9 और यहाँ पर रमेश के एडमिशन के बाद उसे भी रेशियो मिल रहा है 2/9 का। तो हमें पता करना सेक्रीफाइस रेशियो क्या है। तो क्या सर डायरेक्टली निकाल सकते हैं? यस बेटा, ये आपका ओल्ड रेशियो और ये आपका न्यू रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सब प्रमोद कैसे निकालेंगे? 3/5 माइनस 4/9, 9 3 27, 5 4 20, 9 5 45। तो 7/45 आ गया पहला प्रमोद का। अगर मैं विनोद की बात करूं तो 2/5 माइनस 3/9, 9 2 18, 5 3 15, 5 9 45। तो यहाँ पर आएगा 3/45, यानी यहाँ पर मेरा सेक्रीफाइस रेशियो आ सकता है 7:3। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये एकदम बेसिक सम था। अब मैं बात करूँगा कंप्लीट द टेबल की। अब ये टेबल आपको देखने के बाद कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज की याद आ रही होगी। सर टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर किया तो सर क्या मिलता है? तो सर इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने सर महारिविजन वन शॉट में बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट, स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो अंडर वैल्यूएशन से रिलेटेड हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में डिस्कस किया है। यस सर। क्या बोला था सर मैंने वहाँ पर? आपने बताया था वैल्यू लिखने का ऊपर, अपॉन में लिखने का 100, मल्टीप्लाइड में लिखने का 100। अब अंडर वैल्यू बाय 20, तो अंडर वैल्यू में माइनस करेंगे। यस सर। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा इंटू 100। 0 से कैंसिल, 8 2 16, तो 20,000 इंटू, तो 2 लाख रुपये आपका, ठीक है। यहाँ पर 2 लाख रुपये आपकी वैल्यू आ जाने वाली है। तो सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना हो गया सर? 2 लाख। अब बताइए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? सर ये दोनों के बीच का डिफरेंस है 40,000 रुपये। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर वैल्यूड। ये हो जाएगा आपका स्टॉक अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं, क्या दिया है ज़रा डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्या कहता है ज़रा देखिए। सर विनोद, विजय एंड विशाल, देर आर 3 पार्टनर्स। सर विनोद, विजय एंड विशाल, देर आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, जिसमें से विशाल इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो विशाल अपना तीसरा नंबर का पार्टनर है। यस सर, तीसरे नंबर का पार्टनर है। तो इस तीसरे नंबर का पार्टनर का रेशियो क्या है सर? 1 है। एंड इस कैपिटल डेफिशिएंसी 6, डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल डेफिशिएंसी अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर। तो माय डियर, सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी कैपिटल डेफिशिएंसी अपने को पता है सर 6,000 रुपये है, ठीक है। अब ये कैपिटल डेफिशिएंसी बाकी के दोनों पार्टनर में बटेगी। सर ये कैपिटल डेफिशिएंसी किसकी है? विशाल की है। तो विशाल को छोड़कर अब बचा कौन? तो विशाल को छोड़कर बचा विनोद और विजय। अगर मैं बात करूँ विनोद क्या करेगा? तो विनोद और विजय में ये अमाउंट को डिवाइड करना है। तो माय डियर, विनोद का 6,000 आप लोग ने अमाउंट लिखा, विशाल का यस सर। अब विनोद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? सर यहाँ पर उसके जाने के बाद 3 और 2 का रेशियो बचता है। तो 3 और 2 मतलब 3/5, 2/5। तो यहाँ पे 3/5 लिखना है और यहाँ पर 2/5 लिखना है, बस। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, 6,000 इंटू 3/5। तो 5 के टेबल में आता है यस सर, 12 5 60। तो 1212 इंटू 3, 3,600 विनोद डिवाइड करेगा और विजय भी 2,400 रुपये यहाँ पर डिवाइड करने वाला है। 12 दूनी 2,400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है ज़रा देख लेते हैं। सर क्रेडिटर यहाँ पर 30,000 रुपये है, बिल्स पेबल 20,000 है, बैंक लोन आपका 10,000 रुपये है, अवेलेबल बैलेंस है 40,000। व्हाट विल बी द अमाउंट दैट क्रेडिटर विल गेट इन ऑल द पार्टनर इंसॉल्वेंट। यानी अगर सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो क्रेडिटर को कितना अमाउंट मिलेगा। तो माय डियर, सबसे पहले पता करते हैं टोटल अमाउंट कितना पेड है, अनपेड है। तो माय डियर, क्रेडिटर का 30,000 रुपये बाकी है, बिल्स पेबल का 20,000 रुपये बाकी है और बैंक लोन का 10,000 रुपये बाकी है। इफ़ यू टेक द टोटल ऑफ दिस, तो आपको पता चला 60,000 का ये
आउटसाइडर लायबिलिटी आपकी अभी भी बाकी है। सर इस आउटसाइडर लायबिलिटी को थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ओके, तो अब हम बात करें क्रेडिटर को कितना पैसा मिलेगा। तो सर आपके पास 40,000 रुपये अवेलेबल है, यस सर। आपके क्रेडिटर का अमाउंट कितना है सर, 30,000। एंड आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी है, 60,000। यानी 60 में से मैं 30,000 दे सकता हूँ, लेकिन भाई बाकी के लोग थोड़ी ना वो देखने वाले हैं, तो हम भी क्या करेंगे, उनकी रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर 40 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा एंड 40,000 डिवाइडेड बाय 2 क्या, तो आपको क्रेडिटर का अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है 20,000 रुपये। यस सर, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट हैज़ ए डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000, क्रेडिट साइड ऑफ 6,000, कैलकुलेट डेफिशिएंसी। सर डेफिशिएंसी का मतलब होता है लॉस। तो सर डेफिशिएंसी कब आता है, जब आपका डेबिट टोटल और क्रेडिट में डेबिट आपका बड़ा होगा, तब आप करते क्या हो, उस डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते हैं। तो सर यहाँ पर भी डेफिशिएंसी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। यस, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट, 10,000। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, 6,000। तो 10 में से 6 गया तो बचा कितना डेफिशिएंसी, 4,000 रुपये। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 15,000। डेबिट बैलेंस बोला बेटा, इंसॉल्वेंट पार्टनर ब्रॉड कैश ऑफ 6,000, मतलब 15,000 रुपये उसका डेबिट बैलेंस है, जिसमें से वो 6,000 रुपये कैश लाने के लिए रेडी है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो अपने को पता करना है कि इंसॉल्वेंसी लॉस कितना है। तो बेटा इंसॉल्वेंसी लॉस की अगर हम बातें कर रहे हैं, तो भाई साहब जो आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर है, जो आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसका अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको दिया गया है। यस सर, कितना दिया है, 15,000 दिया। यस, उसमें से वो कितना पैसा लाने के लिए रेडी है, कैश कितना ब्रॉड करने के लिए रेडी है, सर 6,000। तो सर 15,000 रुपये का लॉस है, उसमें से 6,000 रुपये कैश दे रहा है, तो अभी भी मेरे पास एग्जैक्ट लॉस बचेगा 9,000 रुपीज़ का। यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। सर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफ द फर्म बोला 6,000 रुपये। यस, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2:1। तो हमें बताने बोला है, कैलकुलेट करने बोला है कि सर रियलाइजेशन प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल में कैसे क्रेडिट करोगे, मतलब आपको इसे सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सर कैसे डिवाइड करोगे, तो सर 6,000 इंटू 3, 6,000 इंटू 2, 6,000 इंटू 1। क्लियर, मान लो यहाँ पर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। 6,000 हमारा टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे रेशियो दिया 3:2:1, तो 3 + 2 + 1 6 होता है, तो 3/6, 2/6 और 1/6, 6 से कैंसिल। तो सर यहाँ पर 1,000 बचेगा, 1,000 इंटू 3। तो ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा सर, 3,000। बी को कितना मिलेगा सर, 2,000। और सी को कितना मिलेगा, 1,000 रुपीज़ मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको अमाउंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंप्लीट द टेबल। अब कंप्लीट द टेबल आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ट्रिक, आपका डेबिट साइड रियलाइजेशन का डेबिट कितना बोला है सर, 20,000, और क्रेडिट साइड आपको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है लॉस हुआ है। सर लॉस कब होता है पता है, लॉस कब होता है, जब आपका क्रेडिट और डेबिट में डेबिट बड़ा होता है। जब डेबिट और क्रेडिट में क्या बड़ा होता है, डेबिट बड़ा होता है। तो सर डेबिट माइनस क्रेडिट किया तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। यस, डेबिट का अमाउंट कितना दिया सर, 20,000, बट क्रेडिट इज नॉट गिवन। तो क्या करना है, 20 प्लस का इधर माइनस करना है। तो सर 4,000 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा सर, 16,000 रुपये। माइनस माइनस, तो क्रेडिट का अमाउंट माइनस में हो गया, 4,000 माइनस 20,000। सो आपने देखा होगा कि माइनस क्रेडिट माइनस 16, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो इट विल टेक 16,000 आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाने वाला है। ठीक है, 16,000 आपका अमाउंट आने वाला है। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है। डेबिट का टोटल दिया 20,000 रुपया,
क्रेडिट इज नॉट गिवन, आपको लॉस दिया 4,000 रुपया, तो आपको करना क्या, लॉस इज इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट। लॉस में 4 लिखा, डेबिट में 20 लिखा, क्रेडिट इज नॉट गिवन, तो 20 प्लस का कर दो माइनस, तो 4 माइनस 20 माइनस 16 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 16,000 रुपया आपका क्रेडिट लॉस आ जाने वाला है, क्रेडिट साइड का बैलेंस आने वाला है। अब बोलता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्रेडिटर मेरा थर्ड पार्टी है, बिल्स पेबल मेरा थर्ड पार्टी, दोनों को ऐड कर दो तो 16 प्लस 12 टोटल हो जाएगा 28,000, 1 मार्क पूरा देकर जाएगा। सेम क्रेडिट साइड ऑफ टोटल रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड दिया, डेबिट साइड दिया, तो माय डियर क्या करेंगे, क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट बड़ा आता है तो प्रॉफिट आता है, तो माइनस कर दो, 21 माइनस 16 तो 5,000 रुपीज़ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट की, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सर डेबिट साइड कितना बोला है, 51, कितना लेकर आया सर, वो 17,000 रुपये लेकर आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कितना है सर, 51,000 है, जिसमें से वो 17,000 रुपये लेकर आने के लिए रेडी है। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा, तो सर 51 में से 17 माइनस कर दो, 51 में से 17 माइनस कर दो तो कितना आएगा, तो सर 51,000 माइनस 17,000, तो सर मेरा आंसर आ रहा है 34,000, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी तरीके से कैपिटल डेफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। यस बेटा, कि लॉस अपने को दिया 21,000, इंसॉल्वेंट पार्टनर कितना 7,000 का है, कैपिटल डेफिशिएंसी कितना है, तो बेटा लॉस कितना है 21 है, इसमें से इंसॉल्वेंट पार्टनर कितना लेकर आने के लिए रेडी है सर 7,000 रुपया, तो कैपिटल डेफिशिएंसी में से कैश माइनस करते हो तो आपको इंसॉल्वेंट लॉस मिलता है बेटा, ठीक है। बट कैपिटल नहीं दिया है तो कैपिटल एज इट इज, कैश माइनस 7,000, इंसॉल्वेंसी लॉस 21, तो माइनस को इधर आके प्लस कर दे, तो कैपिटल कितना हो गया सर 21,000 प्लस 7,000, तो सर टोटल यहाँ पर हमारा आ रहा है 28,000 रुपये कैपिटल डेफिशिएंसी। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस सर चलिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में, ज़रा देख लेते हैं। वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 इक्विटी शेयर है, पेड एन एप्लीकेशन ऑफ 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर उसने 4 रुपये पे किया, लेकिन ही इज़ पेड टू फेल 3 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल, यानी वो बेचारा 3 रुपये फाइनल कॉल पर पे नहीं कर पाया है। हीज शेयर वेर फॉरफिटेड, उसके शेयर को क्या कर लिया गया सर, जब्त कर लिया गया है, तो बताइए कि उसका कितना अमाउंट ऑफ फॉरफीचर होने वाला है। तो सर इसकी कैलकुलेशन सबसे सिंपल है, अगर मैं अमाउंट ऑफ फॉरफीचर की यहाँ पर बात करूँ तो माय डियर यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है सर, मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर 500 दिख रहा है, सही दिख रहा है बेटा। उसने कितना पैसा पेड ऑलरेडी कर दिया है उससे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। यस सर, उसने कितना पैसा पेड कर दिया है, 3 रुपये अलॉटमेंट पर पे किया और 4 रुपये उसने एप्लीकेशन, तो 3 और 2 4 टोटल 7 रुपये उसने पे कर दिया है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सर इसका अमाउंट ऑफ फॉरफीचर हो जाएगा 3,500 रुपये। यस सर, एकदम सिंपल सी बात है। अमाउंट ऑफ फॉरफीचर वो अमाउंट होता है जो पैसा आपने क्या किया हो, पेड कर दिया हो, और जो आपने नहीं पे किया होगा वो आपका कॉल इन अरियर्स माना जाता है। तो हमारा पेड अप वैल्यू 3,500 एज अ फॉरफीचर अमाउंट होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट सम में। 10,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये आपको 10% आपका प्रीमियम है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम। तो अगर आपको बात करें अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम की तो क्या करना है सर, आपके पास 10,000 शेयर है, यस सर, एक शेयर की कीमत 10 रुपया है, यस सर, और उस पर 10% आपको प्रीमियम मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर 0 से कैंसिल, 0 से, तो सर बचा क्या 10,000 रुपये, यही आपका हो गया अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक सम। नेक्स्ट, कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर ऑफ ₹4। कंपनी को 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा मिला है 4 रुपये के हिसाब से। कंपनी के एप्लीकेशन जिसमें से कंपनी चाहती है कि 1,000 शेयर वालों को रिजेक्ट कर दिया जाए और बाकी को प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट दे दिया जाए। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट, तो कितने को एडजस्ट किया जाएगा। तो माय डियर सबसे पहले आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन कितना पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो सर 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, ठीक है,
जिसमें से 1000 लोगों को आपने क्या किया, रिजेक्ट किया है। तो सर अगर रिजेक्ट किया तो इनको इनका पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफ़ंड देना होगा। तो अगर मैं बात करूँ रिफ़ंड की, तो 1000 शेयर और आपने एक शेयर पर 4 रुपये मंगाया था, तो यानी इस हिसाब से देगा तो रिफ़ंड का अमाउंट 4000 हो जाता है। क्लियर। तो सर बाकी के 4000 लोगों को आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का वादा किया था, तो सर कितना एडजस्ट होगा, तो सर 4000 रुपये इंटू 4 यानी 16000 रुपये आपको यहाँ पर एडजस्ट करने पड़ेंगे। यस सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सम की। 80,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये के हिसाब से, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप वैल्यू दिया 20% प्रीमियम। तो आपको बताना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या होगा। सर सीधी सीधी बात है, प्रीमियम का पैसा सर प्रीमियम में जाएगा, लेकिन जब हमको बात करेंगे इक्विटी कैपिटल की, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा होगा नंबर ऑफ़ शेयर 80,000, 10 रुपया फेस वैल्यू, तो टोटल 8 लाख रुपए ये मेरा हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट। इसमें मुझे बाकी ज़्यादा मगजमारी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पर बोला था सर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा, तो मेरे अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होने वाले 8 लाख रुपए। मुझे बाकी पूछा ही नहीं है, जब मुझे पूछा ही नहीं है तो मैं बाकी की चीज़ें क्यों कैलकुलेट करूँ, क्योंकि ये 1 मार्क का सम होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता सर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट निकालो, इन दैट केस में क्या करता सर, 8 लाख रुपए का 20% निकाल देता, तो मेरा अमाउंट आता 1,60,000 रुपये। एक सम से हमने 2 चीज़ें सीख ली कि अगर शेयर प्रीमियम बोलेगा तो जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसका 20% निकाल देने का। फिर बात करते हैं डायरेक्टर इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100, दे वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ऑल द मनी वर रिसीव्ड, सभी का सभी पैसा मिल गया। लेकिन भाई साहब एक शेयर होल्डर था 100 इक्विटी शेयर का, जिसने 20 रुपये अभी तक पे नहीं किया, तो उसको बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल फॉर द कंपनी, कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल कितना होने वाला है। तो माय डियर पहली बात करते हैं सर टोटल कंपनी का कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, तो सर 20,000 इक्विटी शेयर पे 100 रुपये मंगाया है। तो सर इसका मतलब ये बंदे ने टोटल कंपनी ने 20 लाख रुपया मंगा लिया है, जिसपे एक बंदे ने कॉल इन अरियर्स किया है। सर कितना अरियर्स किया है, 100 शेयर पे 20 रुपये अभी तक भाई साहब ने नहीं दिया, तो कैनवी से सर 2,000 रुपये अभी तक उसने नहीं दिया। यस बेटा नहीं दिया, तो 19,98,000 ये अमाउंट उसका बन जाएगा पेड अप कैपिटल। क्या बन जाएगा सर, पेड अप कैपिटल आपका बन जाने वाला है। यस सर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सम की। कंपनी सेंड रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मतलब इनको पूरी तरीके से रिजेक्शन मिल चुका है, एंड लेटर अलॉटमेंट लेटर टू 25,000 इक्विटी शेयर होल्डर, एप्लीकेशन ऑफ 20 रुपीज़ वॉज पर शेयर रिसीव्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी विच वॉज कंपनी इज रिफंडिंग। भाई साहब आपने रिग्रेट लेटर कितने शेयर का भेजा है सर, हमने रिग्रेट लेटर 100 शेयर पर भेजा है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये, तो सर 2,000 रुपये ही तो निकल रही है सर, यही तो आपकी अमाउंट हो गई रिफंड वैल्यू। या करने वाले चैप्टर नंबर 7 दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देता है, गणेश गणेश क्या कर रहा है सर, ड्रॉ कर रहा है बिल फॉर 40,260 ऑन 15 जनवरी 2020 फॉर 50 डेज, 50 दिनों के लिए वो ड्रॉ कर रहा है। अगर हम बात करें तो आगे वो कहता है ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, यानी वो बिल को क्या कर रहा है, डिस्काउंटिंग पर दे रहा है, वो भी कितना परसेंट, 15% ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो आपको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो माय डियर सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। फॉर डूइंग सो यू हैव टू टेक द अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट लेते हैं सर 40,260 रुपये। उसके बाद आता अमाउंट के बाद आता बेटा पीरियड, आप कितने दिनों के लिए बिल को रख रहे हो, सर बिल का पीरियड है 50 डेज, तो 50 अपॉन 366। सर वाई 366 क्योंकि सर यहाँ पर आपको 2020 दिया है, और जब 2020 दिया होता है तो ऐसे ईयर में 3 से लीप ईयर कहलाता है, ऐसा ईयर क्या कहलाता है, लीप ईयर कहलाता है।
गलती से सर मैंने 365 ले लिया तो चलेगा क्या? बेटा चल तो सकता है लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं। उसके बाद अमाउंट लिया, अमाउंट के बाद पीरियड लिया, पीरियड के बाद लेना रेट, रेट आपका दिया सर 15%। यस, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ कैंसिलेशन करना है और कैंसिलेशन करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और एज ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 2 से तो 2 2 ज़ा 0 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 0 ज़ा। क्लियर, इजीली आराम से कैंसिल हो जा रहा है। यस सर, इजीली कैंसिल हो जाता है। उसके बाद आपको 20,130 को डिवाइड करना है सर किससे, 366 से। तो आपका आंसर क्या आ सकता है? तो माय डियर, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो सर कितना आंसर बनता है, ज़रा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, 3 6 ज़ा 18 कैरी 1, 3 ज़ा 9 कैरी 2, है ना, कैरी 2 आएगा सर। 3 7 ज़ा, एक मिनट बेटा वापस एक बार कर देता हूँ, वापस कैंसिलेशन देखो सर, यहाँ से 3 से कैंसिल किया आपने, फिर 3 6 ज़ा 18 कैरी 2, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 0। अब आ गया यहाँ पर क्या, 6 7 1 0 122 इंटू 15। अगर मैं वापस और कैंसिल करना चाहता हूँ, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा कैरी 1, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, ईजिली कैंसिल हो गया। यस सर, अगर मैं इसको और कैंसिल करता हूँ तो सर क्या ये मेरा 55 आएगा? यस सर, कैसे आपको पता चला? बेटा सर वह 61 है, ठीक है, 61 में आप 55 का मल्टीप्लाइड करके देख लेना बेटा। फिर आपको यहाँ पर 15 इंटू 15 का मल्टीप्लाइड करना है तो सर कितना आएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ सकता है 825 रुपये। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शेफाली ट्रेडर ड्रॉ बिल ऑन माया ऑन 30,000, यानी 30,000 रुपये का बिल बनाया जा रहा है, वो भी किस दिन, 1 अक्टूबर 2019, पेबल आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने का बिल है। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, यानी यहाँ पर भी उसी तरीके का नेचर है। यस सर, बट पहला डिस्काउंट फर्स्ट वाला निकाल रहे बेटा, तो आपका अमाउंट आपका फिक्स है। यस, 30,000 मेरा फिक्स है इनटू, अगर मैं बात करूँ द डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे, उसी दिन कर रहे तो सर 3 महीने का बिल है तो 3/12 आ गया, ठीक है। और हाउ मेनी परसेंटेज सर, 12%, तो 12/100। कैंसिलेशन, यस सर इजी होगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 12 से, तो 3 3 ज़ा 9। तो फर्स्ट कंडीशन में डिस्काउंट आ गया सर मेरा 900 रुपया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। डिस्काउंट की बातें कर रहे हैं सर, अमाउंट क्या दिया है सर, 30,000 दिया है सर, रेट क्या दिया है, 12% रेट दिया है। बट अब यहाँ पे डिस्काउंट कब कर रहे हैं सर, नवंबर में, अक्टूबर के बाद नवंबर, यानी 3 महीने में से 1 महीना गुजरने के बाद बाकी के 2 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा। यस सर, 0 0 12 12 से कैंसिल, 0 0 0 0 से कैंसिल, 300 इंटू 2, तो सर सेकेंड कंडीशन में आपका डिस्काउंट आएगा 600 रुपया। यस माय डियर। थर्ड कंडीशन, फिर से डिस्काउंट की बात करते हैं। 30,000 फिर से अमाउंट दिया है, 12% फिर से अमाउंट दिया है, बट इस बार अक्टूबर से दिसंबर में दिया है। तो सर अक्टूबर गया, नवंबर गया, अभी एक और महीना कम हो गया, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 12 12, तो सर यहाँ पर थर्ड कंडीशन में आपका डिस्काउंट आ जाएगा 300 रुपये। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं वीना। यहाँ पर वीना हु हैड एक्सेप्टेड सुधाज बिल, यानी वीना ने सुधा का बिल क्या किया है, एक्सेप्ट किया फॉर 28,000। वॉज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, यानी बेचारी बर्बाद हो चुकी है। ओनली 35 पैसे इन रुपये, यानी 1 रुपये में सिर्फ 35 पैसा ही रिकवर्ड किया जा सकता है उसके स्टेट से। तो बताना है कि उसका बैड डेट्स कितना होगा। तो माय डियर, अगर मैं बात करूँ बैंकक्रप्सी की, तो 100 रुपये में आपका 35 रुपया तो डूब चुका है, बिकॉज 35 पैसे कुड बी रिकवर्ड। सर अगर 1 रुपये में 100 पैसा होता है
तो कैन वी से 35 पैसे इन अ रुपी कैन बी रिकवर्ड। तो 100% पे 35% बैड डेट्स, सॉरी 35% रिकवर होता है, 65% आपका क्या माना जाएगा, बैड डेट्स माना जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ये मेरा क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ये मुझे रिकवर करके दिया जा रहा है। तो सर बाकी का बैड डेट्स कितना का, 65। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स कैलकुलेशन, तो सर मेरा अमाउंट लेना है सर, अमाउंट है बेटा 28,000 एंड 65% आपका हो जाएगा बैड डेट्स। कितना सर, 28,000 का 65% 0000 कैंसिल। तो 280 का मल्टीप्लाइड 65 रुपीज़ से कर दो तो आपको बैड डेट्स का अमाउंट मालूम पड़ जाएगा। यस सर। बेटा आप 12th के स्टूडेंट हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके बताओगे। यस सर, हमारा आंसर आ रहा है 18,200 रुपये। यस सर, ये हो गया मेरा बैड डेट्स। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नितिन इज़ रेडी टू रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस फॉर 72,000 पेइंग 22,000 इन कैश। याद होगा कि आपको मैंने यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ अ बिल का कंडीशन कराया था, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। यस सर। सर रिन्यूअल ऑफ अ बिल के अंदर टोटल कितने स्टेज आते हैं बेटा, 4 स्टेज आते हैं। सबसे पहले आता है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पुराने बिल को क्या करना है बेटा, कैंसिल करना है। दूसरा सर, दूसरा क्या बात करेंगे, पार्ट पेमेंट आपको रिसीव करना है, पार्ट पेमेंट आपको रिसीव करना है। यस सर। तीसरा इंटरेस्ट चार्ज की अगर हम बात करेंगे, यस सर। और लास्ट नए बिल को बनाना है। तो इसमें से आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, या तो इंटरेस्ट या फिर न्यू बिल का अमाउंट। तो क्वेश्चन ज़रा पढ़ते हैं। सर 72,000 रुपये में से 22,000 रुपये कैश में मिल गया, मतलब पुराना बिल 72,000 में 22,000 रुपये आपका पार्ट पेमेंट मिल गया। तो सर नया बिल बनेगा कितने का, 50 का। 72 माइनस 22 तो 50,000 आपका बिल का अमाउंट होने वाला है। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 18% फॉर 4 मंथ्स। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सर बैलेंस अमाउंट कितना है 50,000, इंटरेस्ट कितना है 18% एंड मंथ्स कितना है सर 12 मंथ्स है। 0 0 0 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, तो 5 6 ज़ा 30, तो 3,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो चुका है। तो जब हम नए बिल बनाने की बात करेंगे तो सर 50 + 3 टोटल नया बिल बनेगा सर 53,000 रुपीज़ पे। यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। ठीक है सर। अब बात करते हैं निशाज एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं सर, निशाज एक्सेप्टेंस। क्या बोलता है सर निशा का एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टेंस फॉर 16,850 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वॉज हॉनर्ड, मतलब बिल यहाँ पर हो गया है हॉनर एंड बैंक चार्जर डेबिटेड टू 125 रुपीज़। ओके, इतने में तकलीफ नहीं है। तो बताओ कि अमाउंट एक्चुअली रिसीव बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर को एग्जैक्टली कितना अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्रॉवर, ड्रॉवर को कितना पैसा मिलेगा। तो माय डियर, ड्रॉवर को 16,850 में से 125 रुपया माइनस करके मिलेगा, बिकॉज ये बैंक चार्जेस आपस में क्या करेंगे सर, एडजस्ट करके रखने वाले हैं। ठीक है, तो 16,850 में से 125 रुपया सर माइनस कर देते हैं, तो मेरे को बचेगा सर 16,725 रुपये। यस सर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सम की। नेक्स्ट सम हमें क्या कहता है सर, नेक्स्ट सम कहता है कि देयर इज़ अ बिल ऑफ 16,000 ड्रॉन बाय केशव ऑन गोपाल, मतलब केशव ने गोपाल पर क्या बनाया, बिल बनाया। कब बनाया सर, 12 जून को बनाया। कितने महीने के लिए बनाया, 2 महीने के लिए। तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट, अब हमें यहाँ पे ड्यू डेट की कैलकुलेशन करना है। इफ़ ऑल ऑफ सडन द लीगल ड्यू डेट इज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलीडे, और मान लो लीगल ड्यू डेट आने के बाद अगर उसको इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा। तो माय डियर, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें ड्यू डेट की, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर बनाओ कि आपने बिल कब बनाया। तो सर डेट ऑफ ड्रॉन ऑफ बिल क्या है, आपने बिल कब बनाया। सर मेरा बिल बना है 12 जून को, तो 12 जून आपकी तारीख, जून मतलब 6ठा महीना और साल दिया 2019। ठीक है, आपका पीरियड ऑफ अ बिल क्या है,
सर मेरा पीरियड ऑफ बिल है 2 मंथ्स, तो महीने के नीचे महीना आएगा, ये आपका डेट है, ये आपका मंथ है और ये आपका ईयर है। ठीक है, महीने के नीचे क्या आएगा, महीना। तो 12 एज इट इज़, 6 + 2 8 हो गया और ये 2019 ऐसा। सर इसमें है ना 3 दिन ग्रेस आप ऐड कर सकते हैं बेटा। यस, 3 दिन में एक्स्ट्रा ऐड करता तो 12 और 3 15, 8 2019। अब जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त एक नेशनल हॉलीडे होता है। अगर मैं इसे नेशनल हॉलीडे मानूं, अगर मैं इसे नेशनल हॉलीडे मानूं तो इन दैट केस ये 16 अगस्त 2019 को जा सकता है क्या? नहीं सर, नेशनल हॉलीडे में ये एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। और लेकिन सर अगर ये एमरजेंसी हॉलीडे है, सर कौन सा हॉलीडे है सर? एमरजेंसी हॉलीडे है। तो सर एमरजेंसी हॉलीडे के टाइम पर क्या होता है बेटा? एमरजेंसी हॉलीडे के टाइम पर ये चीज़ें एक दिन बाद में चली जाती है। एमरजेंसी हॉलीडे में ये चीज़ें एक दिन बाद में चली जाती है। मतलब 16 तारीख को मेरा यहाँ पर ड्यू डेट आने वाला है। नेशनल हॉलीडे में एक दिन पहले शिफ्ट हो जाएगा और इमरजेंसी हॉलीडे में एक दिन बाद में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? यस सर। नेशनल हॉलीडे की मतलब क्या? 15 अगस्त, 26 जनवरी या महाराष्ट्र दिवस, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। तो ये सब नेशनल हॉलीडेज़ है। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे यानी गवर्नमेंट ने अचानक में क्या दिया, छुट्टी दी है, तो इन दैट के 16 अगस्त आपका यहाँ पर नेक्स्ट डेट हो जाने वाला है। यस सर। ठीक है, बात करें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको आफ्टर डेट या फिर आफ्टर साइट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है कि जहाँ पर आपको आफ्टर डेट पूछा जाएगा, आप डेट ऑफ ड्राइंग के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और जहाँ पर आपको आफ्टर साइट दिया है वहाँ पर आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यस सर। अगर मैं बात करूँ पहले आफ्टर साइट डेट के बिल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर डेज दिया है तो डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना, तो थोड़ा सा संभल के आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें सबसे पहले दिया डेट ऑफ ड्राइंग 30 जनवरी 2019। तो अगर मैं बात करूँ रिमेनिंग डेज की, तो सर जनवरी में एक दिन बचा हुआ है। यस। अगर मैं बात करूँ फरवरी में, तो सर फरवरी में टोटल 28 डेज, तो टोटल यहाँ पर होगा 29। ठीक है, 29 दिन हो गए। अब यहाँ पर मुझे टोटल दिया 60 डेज, तो 31 डेज ऑफ मार्च भी अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर 60 देखने, यानी पूरा मार्च का महीना मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब पूरा मार्च का महीना ख़त्म होने के बाद अब शुरू हो जाएगा अप्रैल। तो सर अप्रैल का 1 तारीख, अप्रैल का 2 तारीख, अप्रैल का 3 दिन, ऐसा ग्रेस डेज लेने की बात करें बेटा। किसकी डेज? ग्रेस डेज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आएगा 3 अप्रैल 2019 आपका लीगल ड्यू डेट आने वाला है। यस सर, लीगल ड्यू डेट मेरा यहाँ पर 3 अप्रैल 2019 आएगा। यस सर। सेम इसी तरीके से आफ्टर डेट की बात करते हैं। ये कैलकुलेशन कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। 23 दिसंबर 2019 दिया है। अब यहाँ पर 1 महीना ऐड करना है, तो 1 महीना जब मैं ऐड करूँगा तो सर दिसंबर के बाद जनवरी आएगा तो 2020 हो जाएगा ये, और तारीख आएगा 23। तो ये मेरा हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। इसमें आपको ग्रेस डेज 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, तो 26 जनवरी 2020 आ जाएगा। और सर आपको पता ही है कि 26 जनवरी आपका नेशनल हॉलीडे होता है, तो आपको इसमें 1 दिन पहले शिफ्ट हो जाना है। यानी सर 25 जनवरी 2020 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? एज अ नॉर्मल ड्यू डेट यानी लीगल ड्यू डेट हो जाने वाला है। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 28 जनवरी दिया है। ठीक है, 28 जनवरी 2020 हो, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ है, 2020 बनेगा। फिर 28 तारीख को एक्सेप्ट किया और 1 महीने का बिल है, तो सर 28 जनवरी से 28 फरवरी 1 महीना हो गया। यस बेटा, 28 जनवरी से 28 फरवरी 1 महीना आपका हो जाने वाला है। अब यहाँ पर 3 दिन आपको एक्स्ट्रा पकड़ना, 2020 लेना बेटा, 2020। अब 3 दिन एक्स्ट्रा सर 2020 में है ना, अगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ते हो तो सर
2020 आपका लीप ईयर होता है बेटा। लीप ईयर यानी लीप ईयर ऐसा ही है जिसके साल में 366 दिन 366 डेज होता है। तो आपका यहाँ पर 28 फरवरी, तो सर फरवरी में एक दिन बचा हुआ है और मार्च में टोटल 2 दिन और लेंगे, 3 दिन एज अ ग्रेस। ये क्या किसकी बात हो रही है सर? ग्रेस डेज की यहाँ पर बातचीत हो रही है। ग्रेस डेज की बातचीत हो रही थी। यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 2 मार्च 2020 आने वाला है। ठीक है, यस सर। नहीं समझ में आएगा तो आप कैलकुलेशंस करने के टाइम पर कैलेंडर के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर 1 या 2 बार आप देख लोगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की। 45 डेज़ का कैलकुलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहेगा। 45 डेज़ का कैलकुलेशन, तो सर जून आखिरी तारीख है। अगर मैं बात करूँ जुलाई का पूरा 31 दिन, जुलाई का पूरा 31 दिन लेना है। ठीक है, क्योंकि 30 जून को तो ख़त्म हो रहा है, तो जून ख़त्म होने का जुलाई का पूरा 31 दिन आ गया। अब 45 में से अगर मैं 31 माइनस करूँ तो सर ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि सर आपके पास टोटल यहाँ पर कितने दिन बचे हैं। तो माय डियर यहाँ पर आपके पास तकरीबन 14 तारीख, कितना तारीख दिख रहा है सर? 14 तारीख के आसपास दिख रहा है। तो 14 अगस्त 2019 ये मेरा आ गया नॉर्मल ड्यू डेट। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो तो 14 3 17, तो सर यहाँ पे 17 अगस्त 2019 आपको देखने के लिए मिलेगा। यस सर। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने आफ्टर डेट के हिसाब से की, जो डेट ऑफ ड्राइंग के ऊपर करना है। बट यहाँ पर जो सेकेंड सम आपको दिखने के लिए मिल रहा है वो आफ्टर साइट बिल है, यानी इसके ऊपर कैलकुलेशन आएगा। तो 21/8, तो 21/8 3 महीना बोला तो 3 महीना एक्स्ट्रा ऐड करो तो 21 नवंबर हो जाएगा। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो तो 21 और 3 टोटल 24 नवंबर 2019 आपका आ जाएगा लीगल ड्यू डेट। यस सर, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसी तरीके का कैलकुलेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आफ्टर डेट आफ्टर डेट आफ्टर डेट के 3 कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ मैं आफ्टर डेट बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको डेट ऑफ ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेशन करना है, और जहाँ मैं आफ्टर साइट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर कैलकुलेशन करने हैं। यस सर, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ इसके डेज़ की। यहाँ पर बोला 45 डेज़, तो सर 45 में से 3 तारीख तो चली गई, तो सर यस 42 डेज़ बचे। यानी अगर मैं बात करूँ, ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो, जनवरी में 31 दिन होते, 31 में से 3 गया तो टोटल 28 जनवरी, यानी पूरा टोटल जनवरी में 28 दिन बचे हैं। अब 45 में से 28 दिन जनवरी के चले गए तो सर मेरे पास 17 फरवरी का टाइम बचा, तो 17 फरवरी 2020 मेरा हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट 17 3 20, तो 20 फरवरी 2020 हो जाएगा मेरा लीगल ड्यू डेट। यस, 45 में से 28 दिन जनवरी का बेटा मैंने माइनस कर दिया। अब बचा 45 में से 28 गया तो 17 दिन। 17 दिन किसका? फरवरी का। यस सर। 2 महीना, नवंबर के बाद का महीना क्या आएगा? दिसंबर। दिसंबर के बाद का महीना का जनवरी, तो 23 जनवरी। 23 जनवरी सर, 23 जनवरी मेरा नॉर्मल ड्यू डेट हो जाएगा। 3 दिन एक्स्ट्रा को तो 23 के बाद 24 25 26, सर 26 जनवरी लीगल ड्यू डेट आ रहा है, तो एक दिन पहले शिफ्ट करते बेटा, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। यस सर। फिर बात करते हैं 60 डेज़ का कैलकुलेशन है। यस सर। तो यहाँ पर दिसंबर में कितने, 31 में से 23 तारीख तो गई, तो यहाँ पर आपको 8 दिन दिसंबर का देखने के लिए मिलेगा। अब मैं बात करूँ जनवरी का, तो जनवरी का 31, तो टोटल होगा 39 डेज़। अगर मैं 60 में से 39 को माइनस करूँ तो 21 फरवरी का दिन आ रहा है। यस सर, 21 फरवरी का दिन आ रहा है आपका नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट 2019। ठीक है। अब 21 के बाद 3 ऐड करो तो 24 फरवरी 2019 आपका हो जाएगा सर लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट। यस सर। अगर मैं बात करूँ आफ्टर साइट बिल क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर कैसे करना है सर? 4 महीना, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त, तो 12 अगस्त मेरा सर नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा। यस बेटा, नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा 19 कैलकुलेशन में। अब 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर तो सर 12 गया 13 14 15, 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो सर नेशनल हॉलीडे होता, तो एक दिन पहले शिफ्ट कर दे बेटा, 14 अगस्त 2019।
फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी 4 महीने का बिल बोला है, तो 20 अगस्त क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 20 दिसंबर सर मेरा नॉमिनल ड्यू डेट आएगा। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर तो 23 दिसंबर 2019 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट की बात करते हैं। सो व्हाट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब जिस दिन आपका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स फॉर पेमेंट इज नोन एज ड्यू डेट, यानी जिस दिन बिल का मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा उस पीरियड को हम कहते हैं ड्यू डेट। इफ़ इट इज़ फॉल ऑन द पब्लिक डे, यानी अगर वो 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे पब्लिक डे हॉलीडेज के दिन पर अगर किसी भी डेट यानी किसी भी बिल का मैच्योरिटी पीरियड आता है या किसी भी बिल का ड्यू डेट आता है तो उसे एक दिन पहले ले लिया जाएगा। यानी याद रखने वाली बात क्या है सर, अगर मेरा ड्यू डेट, अगर मेरा नॉमिनल ड्यू डेट और या मेरा लीगल ड्यू डेट सर अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन आता है तो उसको एक दिन पहले यानी 25 जनवरी और 14 अगस्त के दिन ले लेना है। अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे के दिन आता है यानी ऐसा दिन जिसमें इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में चला जाएगा। सर कौन से डे पे, नेक्स्ट वर्किंग डे में चला जाएगा अगर वो इमरजेंसी डे होगा तो। ड्यू डेट की बात करते हैं, एक होता है आपका नॉमिनल ड्यू डेट जो जिसके अंदर हम किसी भी तरीके का ग्रेस डेज, जिसको हम 3 दिन एक्स्ट्रा बोलते हैं, हर बिल के अंदर आपको 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप किसी भी तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर डील करते हैं तो आपको वहाँ पर 3 दिन एक्स्ट्रा देना होता है। बात करें लीगल ड्यू डेट की, तो लीगल ड्यू डेट क्या होता है सर, नॉमिनल ड्यू डेट में 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो लीगल ड्यू डेट आपको बन जाता है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जैसे एक बिल दिया है, एक एग्जांपल लेते हैं, अ बिल डेटेड ऑन 12 जून 2020 इज पेबल 2 months आफ्टर डेट, 2 महीने के बाद। तो करना कैसे, 12 जून प्लस 2 महीना, तो 12 जून से 12 जुलाई 1 महीना, 12 अगस्त 2 महीना हो जाएगा। तो 12 अगस्त, सो 12 अगस्त प्लस 3 दिन करो तो 15 अगस्त आपका यहाँ पर डेट आने वाला है लीगल ड्यू डेट। और 15 अगस्त को आप सभी को पता है नेशनल हॉलीडे होता है, यस सर, पब्लिक हॉलीडे होता है, इसलिए उसको एक दिन पहले ले लेंगे, दैट इज 14 अगस्त को आपका यहाँ पर लीगल ड्यू डेट देखने के लिए मिलेगा। बात करें एक और दिन बिल की, तो 14 दिसंबर 2019 के दिन पेबल किया गया, 90 डेज का ये बिल है, आफ्टर डेज 90 डेज। तो सर 14 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो माय डियर दिसंबर 2019 में कितने दिन थे, 31 में से 14 तारीख को बिल बना तो -14 कर दो, तो यानी दिसंबर में आपके कितने दिन बचे, 17 दिन। आपको 90 डेज तक लेकर जाना है। तो जनवरी 2020 के आपको यहाँ पर डेज लेने 31, उसके बाद फरवरी 2020 के 29 डेज आपको लेने हैं। इफ़ यू टेक द टोटल, अगर आप इसको सम अप करते हो तो यू विल फाइंड कि टोटल 77 वगैरह डेज आ रहे हैं। मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ पर 13 दिन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर जो डेट आ रहा है वो 13 मार्च का होने वाला है, जैसे आपका 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। 90 डेज का कैलकुलेशन आपको फिटअप करना है, याद रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद नॉमिनल ड्यू डेट आपका बनेगा 13 मार्च 2020, 3 दिन आपको ग्रेस डेज ऐड करना है, तो 13 और 3 कितना होगा सर, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा मेरा 16 मार्च 2020। ठीक है, अब हम बात करने वाले व्हाट इज द प्रोफार्मा फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोफार्मा बिल ऑफ एक्सचेंज की हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक प्रोफार्मा बनाने के लिए आपको यहाँ पर 40 एक बॉक्स बनाना होगा, उस बिल बॉक्स के अंदर आपको लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपका आएगा स्टैम्प, ठीक है। अब स्टैम्प के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन आपका बिल बनाया गया है उस दिन की डेट आएगी। फिर अमाउंट, ये अमाउंट फिगर में होगा, यानी 15,15,000 ऐसा आता है। फिर डैश डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज़ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। डैश डेट आफ्टर डेट, कितने दिनों के बाद, पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, 1 year आफ्टर डेट। पे टू, अब मुझे पे करना है तो पे टू मी और माई ऑर्डर, मी और माई ऑर्डर। अगर मैं बोलूँगा किसी और को पे करो तो पे टू ही, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके ऑर्डर पर, हर ऑर्डर, हीज ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज़ और अमाउंट ऑफ बिल, वहाँ पर वर्ड आ जाएगा 15,000, FIFTEEN 15,000। इस तरीके से वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है एंड उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर करना है। फिर सबसे बिलो टॉप में आपको आएगा ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस एंड यहाँ पर एक्सेप्ट करने के टाइम पे सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड आने वाला है। तो ये बेसिक सा फॉर्मेट होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आपको पूरे 5 नंबर देके जा सकता है अगर ये पेपर में पूछा गया तो। यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हो तो आपको शायद यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी।
फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विद द जनरल एक्सेप्शन, आफ्टर डेट बोला है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ड्रॉवर दिया है, ड्रॉ भी दिया है, अमाउंट मालूम है, टेनर मालूम है, और डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मालूम है। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको एक प्रोफार्मा रेडी करना है, जो ऊपर लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा स्टैम्प। स्टैम्प के बाद ड्रॉवर का नाम प्रकाश राव 648 स्कोरल प्लाजा SB रोड पुणे, और यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बिल दैट इज 3 जून 2019। उसके बाद सर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अमाउंट ऑफ अ बिल। अमाउंट ऑफ अ बिल कितना, 44,500 रुपीज़। फिर बात करेंगे सर कितने महीने का बिल है, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज़ 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर ड्रॉवर ड्रॉवी दो ही लोग दिए, इसलिए पे टू मी और माई ऑर्डर आएगा, पे टू मी और माई ऑर्डर आएगा, पे टू मी और माई ऑर्डर आएगा। सर अगर पेई का नाम आ गया तो क्या आएगा, पेई का नाम वहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा मी और माई ऑर्डर के साथ। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ प्रकाश राव, फिर यहाँ पर बॉटम साइड में ड्रॉवी का नाम आएगा, ड्रॉवी का नाम है राहुल देव, उसका एड्रेस आ जाएगा। एंड बाद में आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखना है, सिग्नेचर करके मिस्टर राहुल देव, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर आ जाने वाला है। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मेट है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, आसानी से आप प्रैक्टिस करके पूरे मार्क्स निकाल सकते हो। फिर बात करेंगे एक और बिल है, फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विद द जनरल एक्सेप्टेंस, पेईज नेम इज गिवन, पेई का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, अमाउंट, टेनर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेई। तो यहाँ पर क्या करना है सर, फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले स्टैम्प आएगा, फिर यहाँ पर ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल आएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अमाउंट 30,000 दिया है सर, यस। फिर 90 डेज आफ्टर डेट पे टू, अब यहाँ पर पेई का नाम श्रवण दवे, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। पहले क्या था, पे टू मी और माई ऑर्डर, अब क्या आ गया, पे टू पेई का नाम, पेई का नाम और हिज ऑर्डर, और हिज ऑर्डर। अगर लड़की का नाम होता तो लड़की का नाम, उसका एड्रेस और हर ऑर्डर हो जाता। समझ में आ रही बात, यस सर। यानी यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह पर आपको क्या करना है सर, चेंजेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, फिर यहाँ पर बॉटम साइड में आपका 2 ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, एक्सेप्टेड करके सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा। फिर बात करें आफ्टर साइड बिल, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अनुराधा पाटिल 37A ICC टावर गोरेगांव मुंबई, ड्रॉ बिल। बिल किसने बनाया सर, अनुराधा ने बनाया। ठीक है, जिसने बिल बनाया वो ड्रॉवर होता है। ठीक है, कब बनाया, 23 जनवरी को बनाया। 57,450 का बिल बनाया, 2 महीने के लिए बनाया, वो भी आफ्टर साइड बिल। किसके नाम पर बनाया सर, शांति विश्वकर्मा। तो जिसके नाम पर बिल बनाया जाता है वो होता है ड्रॉवी। कौन होता है, ड्रॉवी। नंबर 43 भोसले नगर सोलापुर, ये हो गया सामने वाले का एड्रेस। पेएबल टू, किसको पे करना, तो ये होगा थर्ड पार्टी बेटा, ये कौन हो गया, थर्ड पार्टी होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सर, यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ड्रॉवर है। उसके बाद ये डेट ऑफ बिल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट ऑफ बिल हो जाने वाला है। उसके बाद ये कितने महीने का बिल है सर, 2 महीने का बिल है। ये ड्रॉवी का नाम एड्रेस आ जाएगा, और ये जो श्यामला दिया वो पेई का है, और ये कब एक्सेप्ट किया गया, 27 जनवरी को। प्रोफार्मा की बात करें तो स्टार्ट तो आपको सेम करना है, 2 मंथ्स आफ्टर साइट। अब यहाँ पर आफ्टर डेट नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा आफ्टर साइट आएगा। ठीक है, पहले हम लोग आफ्टर डेट लिखते थे, पे टू श्यामला, यानी जो ड्रॉवी पेई का नाम है, पेई का नाम, पेई का एड्रेस और हर ऑर्डर, और सम ऑफ रुपीज़ 7,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। खाली दोनों में क्या फ़र्क है, वहाँ पर डेट था, यहाँ पर साइट है। फिर सिग्नेचर, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं है। ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, एक्सेप्टेड में भी ड्रॉवी का सिग्नेचर, और 27 जनवरी का एक्सेप्टेंस का बिल आ जाएगा। 20 SD मतलब सिग्नेचर होता है। सेम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एज टू अमाउंट की बात करेंगे। यहाँ पर सेम सारी चीज़ें करनी है बेटा। अमोल साने ड्रॉवर है, ये उसका नाम वगैरह दिया है, 45 डेज़ का बिल है बेटा। फिर ये सामने वाले का नाम है, ड्रॉवी का नाम आ जाएगा, सब कुछ। ये अमाउंट ऑफ बिल, किस दिन एक्सेप्ट किया वो सारी चीज़ें, या बिल कब बनाया गया वो है डेट ऑफ बिल, और किस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। 15,000 के लिए एक्सेप्ट करा खाली सर। बिल कितने दिन के लिए, कितने के लिए बनेगा, 18,750 के लिए बिल बनेगा, बट एक्सेप्ट कितना करा, 15,000। ओके। 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, क्योंकि पे का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, तो मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ 750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सिग्नेचर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी दे, खाली यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है भाई साहब मैंने एक्सेप्ट कितने दिन के लिए किया, सिर्फ 15,000 रुपये के लिए किया हुआ है।
इसको बोलेंगे सर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये माइन्यूट सा चेंजेस आपको यहाँ पर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो। और ये जो 4 बिल मैंने आपको सिखाने की कोशिश की वो चारों के चारों बिल या टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी बिल दिए उसको एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का एक भी तरीके से मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए, चाहे वो कैलकुलेशन की बात करे या बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोफार्मा की बात करें, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके का कांड उसने इकोनॉमिक्स के पेपर में किया है उस तरीके का कांड इकोनॉमी अकाउंट्स में फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके दे रहा हूँ। मैंने ऑल वैरायटी कवर करके ये पूरा सिलेबस मैंने आपको ठोक बजा कर करवाने की कोशिश की है। महा रिवीजन भी आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से कराने की कोशिश की है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और मैं नहीं चाहता कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क डिडक्ट होना चाहिए, इसीलिए आप इसके साथ जुड़े रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी ज़रूरतों का लिंक मिल जाने वाला है, उसका एडवांटेज ज़रूर उठाए। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।